जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं, 6 से लेकर 10th के लिए मोस्टली जो है ये जो आपका यूजफुल है। हालांकि यूजफुल कहने के दृष्टिकोण से तो 11-12 वालों के लिए भी ये यूजफुल ही रहेगा, क्योंकि एसएसटी का क्वेश्चन जो है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 6 से लेकर 10th तक का जो है, और 11-12 में भी आ सकता है। ठीक है, वो लेवल पे डिपेंड करता है। तो ये जो सेट मैं आपको करवाने जा रहा हूँ आपका सोशल साइंस से है। ठीक है, और पहला प्रैक्टिस सेट है रंजीत सर का, डॉक्टर जो आईएएस है उनका जो है पहला प्रैक्टिस सेट है सामाजिक विज्ञान का। तो अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और जो जुड़े हैं वो अपने साथियों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका प्रैक्टिस सेट है, 80 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और सारे के सारे शानदार क्वेश्चन रहेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस सेट मारिए। और मैं आपको एक बात का आश्वासन देता हूं कि आप हमारे चैनल से एक बार जुड़ गए हैं तो मैं आपको इतना क्वेश्चन करवा दूंगा। हालांकि आपको जो सोशल साइंस को आपको पता होगा, 9th-10th वालों को तो लगभग सिलेबस कंप्लीट ही करवा दिया हूँ एमसीक्यू का। और 6 वालों में जो है आप लोग का एनसीईआरटी का जो है क्लास 6 का ज्योग्राफी खत्म हुआ है। तो आप ये नहीं घबराइए कि सर हम लोग का कंप्लीट नहीं हो रहा। आप लोग का समझिए कि 15 दिन के अंदर में झोंक के आप लोग का भी कंप्लीट कर दूंगा। समझिए कि 10 दिन लगेगा ज्योग्राफी ख़त्म करने में। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटी और हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स तो आपका 6 to 8 में है नहीं, 9th-10th वालों के लिए है। ठीक है, तो 6 to 8 में मोटा मोटी आपको 3 सब्जेक्ट ही टारगेट करना है सोशल साइंस में। तो बहुत जल्दी आप लोग का भी सिलेबस पैरेलल चलता रहेगा, तो आप लोग घबराइए नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चाय हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों पहला सेट है, इसमें पहले से ही टिक था कुछ क्वेश्चन में, तो दूसरे सेट में जो है इस तरीके का नहीं मिलेगा। हालांकि इससे टाइम का बचत भी होता है। तो चाय क्यों नहीं होगा? तो देखिए, जो वस्तु, जो खाद्यान्न जो होता है, जो पदार्थ खेत में उपजने के बाद डायरेक्ट जो है मार्केट में बेचा जाए, उसको क्या बोलते हैं? तो नकदी फसल बोलते हैं। ठीक है, नकदी फसल। चाय जो है उसको जो है डायरेक्ट नहीं बेच सकते, वो उसको परिमार्जित करना पड़ता है पहले, उसके बाद जो है चाय को बेचा जाता है मार्केट में। ठीक है, तो ये क्या है? नकदी फसल नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? तो नियाग्रा जो जलप्रपात है आपका अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नियाग्रा जलप्रपात जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए उपरोक्त तो किसी में नहीं होगा। कहाँ है नियाग्रा जलप्रपात? तो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है। मिशिगन हो गया, उसके बाद जो है ओंटारियो झील हो गया, ये सब जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे। आपको पता होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच बॉर्डर लगता है कौन सा? तो 49वीं समानांतर रेखा जो है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है? रेड क्लिफ है, उसी तरीके से अमेरिका और कनाडा के बीच में क्या है? तो 49वीं समानांतर रेखा है, और ये भी पूछा जाता है। आगे कह रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों के आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं, क्योंकि देखिए कह रहा है कि वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं। आर्द्रता ग्राही कण का मतलब होता है, आर्द्रता मतलब होता है जो आपका जो पानी का छोटा छोटा बूंद होता है ना, जो आप देखते हो ओस के रूप में गिरता है, उसको आर्द्रता ही कहते हैं। ठीक है, तो कहता है वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कण को आर्द्रता ग्राही, जो धूल होते हैं वो क्या करते हैं? जो है ओस होता है उसको जो है सोख लेता है। क्यों? क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते। बिल्कुल सही बात है। ये जल का अवशोषण करते, बिल्कुल सही बात है। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, संघनन का मतलब मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। जैसे आप देखते हुए कि जब पानी गर्म करते हैं बर्तन में, तो क्या होता है? जो वाष्प बन के जो है पेंदी पे बैठ जाता है, फिर धीरे धीरे ठंडा होकर गिरने लगता है, उसी को संघनन कहते हैं। और अवशोषण का बात आया तो जैसे आप लोग मान के चलिए, क्या कीजिए कि बतासे को ले लीजिए। ठीक है, बतासा को पानी में डाल दीजिए, तो क्या करेगा? पानी को खींचेगा। तो एक तरीके से वो अवशोषण कर रहा है। चाहे जो आप लोग नहीं देखते थे पहले कि एक स्पंज टाइप का ले लीजिए, स्पंज टाइप का जो होता है, और उसको पानी में डाल दीजिए, फिर देखिएगा बहुत पानी सोख लेता है। आगे कह रहा है कि सिंधु नदी जो है अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल जो है आपका कैलाश हिमानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि मिस्र की नील नदी जो है विश्व की सबसे क्या है? लंबी नदी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो मिस्र की जो है नील नदी है। हालांकि चौड़ी नदी पूछा जाए तो अमेजन नदी है। ठीक है, चौड़ी नदी क्या है? तो अमेजन नदी। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। एशिया की सबसे लंबी लंबी नदी जो है आपका यांगटी है। ठीक है, यांटी सिक्यांग नाम है उसका, जो कि चीन से निकलती है, और उसको येलो रिवर भी बोला जाता है। ठीक है, पीली नदी भी उसको बोला जाता है। आगे कह रहा है कि समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना जो है कौन सा संचरण है? तो ये हो जाएगा निर्माण धनात्मक संचरण कहलाता है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना, जैसे समुद्र का पानी जो है धीरे धीरे जो है क्या होता है? स्थल की ओर बढ़ रहा है, जैसे
इंडोनेशिया का बहुत जो आपका जकार्ता राजधानी है बहुत ज़्यादा जो हद तक जो है समुद्र की ओर उसको खींच लिए हुआ है। तो एक तरह से क्या हो गया, तो निर्माण धनात्मक संचरण की ओर बढ़ रहा है। जैसे मुंबई में ही धीरे धीरे जो है आपका जो है बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, निर्माण धनात्मक संचरण के अंतर्गत आता है। आगे कह रहा है कि समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है, तो एकदम डाटा याद रख लीजिएगा। समुद्र तल पर जो आपका वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 113.25 मिली बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं, तो ये हो जाता है आपका भ्रंश घाटी हो जाता है। क्या होता है, इसको भ्रंश घाटी जो है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है, तो ध्यान रखिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है आपका सतलज नदी पे बिल्कुल सही है। सलाला परियोजना बीज नदी पे है, हालांकि इसको ब्यास नदी बोलते हैं, BES जो है बीज की जगह ब्यास होता है। दामोदर घाटी परियोजना जो गंगा नदी पे, ये आपका गलत है। हीराकुंड परियोजना जो महानदी नदी पे है जो कि उड़ीसा में है। तो कौन सा आंसर है, तो सी आंसर गलत है, और जबकि गलत पूछा गया इसलिए आंसर वही सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, प्लूटोनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है, तो उठा हुआ जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। ब्लॉक पर्वत बोलते हैं या हॉर्स्ट पर्वत बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है चलती है, तो क्या हो जाएगा इसका, तो ध्यान रखिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है आपका 5 जून के करीब केरला से स्टार्ट होती है, ठीक है। लगभग लगभग 5 महीने जो वर्षा होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण केरला में होता है, ठीक है। और भारत में जो 75% जो वर्षा का कारण है क्या, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। ध्यान रखिएगा साउथ वेस्ट मानसून, क्या दक्षिणी पश्चिमी मानसून, इसको ध्यान रखिएगा, अब बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 जून के करीब जो है केरला में जो है प्रवेश करती है, ठीक है, जो कि ऑप्शन में कोई नहीं दिखा रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे कह रहा है कि जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, तो उसकी तारीख क्या हो जाएगी, एक दिन जो है क्या होगा, एक दिन क्या हो जाएगा उसका, तो बढ़ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको हम थोड़ा बताए थे आपको कि ज्योग्राफी आप हम थोड़ा भी पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा 1 डिग्री देशांतर पे कितना 4 मिनट का अंतर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझाए थे कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, फिर उत्तर गुजरात में सबसे पहले जो है सबसे बाद में सूर्योदय है। पूरा इंडिया में इसी तरीके से पूरे विश्व में होता है, पश्चिम साइड में ज़्यादा, अब बाद में होता है, पूर्व में पहले हो जाता है, ठीक है। तो एक दिन क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है। जब जहाज जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको बोलते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होगा। देखिए सूर्य की सतह का अगर तापमान पूछिएगा तो 5700 से लेकर 600 डिग्री 6000 डिग्री तक होता है। हालांकि कोई मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, लेकिन मोस्ट क्लोज कहिएगा, जो सबसे नज़दीक का आंसर यही हो जाता है 5000 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये सूर्य हो गया, तो ये जो हो गया मान के चलिए सूर्य हो गया आपका, ये सूर्य मान के चलिए, तो इस सूर्य का सतह जो हो गया इसका तापमान पूछ रहा है, ठीक है। केंद्र का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, केंद्र का तापमान जो होता है मिलियन में होता है, ठीक है। 1.5 इंटू 10⁻7 जो डिग्री होता है टेम्परेचर उसका, कितना 10⁻7, ध्यान रखिएगा। किसका, तो केंद्र का। सतह का कितना हो जाता है, तो 57 से लेकर 6000 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि सील क्या है, तो सील जो है आपका कठोर हुए मैग्मा द्वारा जो है निर्मित समानांतर चादर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो होता है 22 दिसंबर को। देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है होता है आपका गर्मी में होता है, और दक्षिणी गोलार्ध में वही सबसे बड़ा दिन क्या होता है, तो ठंडी में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में जो है कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते, बिल्कुल सही है। औसत वर्षा वाले क्षेत्र में जो है मानसूनी वन पाए जाते, बिल्कुल सही बात है। और निम्न वर्षीय वाला क्षेत्र में क्या होता है, शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। ये तीनों का तीनों जो है कथन आपका सही है। ध्यान रखिएगा 3 जो है आपका क्वेश्चन बन जा रहा है। जब बहुत ज़्यादा वर्षा होगा तो वहाँ पे क्या होगा, सघन उष्ण कटिबंधीय वन होगा। जहाँ पे कम एवरेज होगा वहाँ पे मानसून ही हो जाएगा, सबसे कम वाले पे शीतोष्ण घास का मैदान हो जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म जो है आपका गलत है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी जो है, इथोपिया की राजधानी सुआ नहीं है, ठीक है। इथोपिया जो है सुआ की राजधानी नहीं है। इथोपिया सुआ जो है किसकी राजधानी, तो फिजी, क्या है, फिजी देश की राजधानी है।
हालांकि इथोपिया का अगर पूछा जाए तो आदिस अबाबा होता है। आगे कह रहा है कि कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है, तो इसका जो कुछ भाग यूरोप में है और कुछ भाग एशिया में है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है, और ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आइसो हाइट, आइसो मतलब देखिए, आइसो वर्ड होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है, अंग्रेजी में। तो आइसो हाइट मतलब क्या हो गया, हाइट जो है वर्षा से लेते हैं, तो आइसो हाइट हो गया वर्षा वाला, ठीक है। आइसो बार्स हो गया दबाव वाला, सही है। आइसो थर्म्स मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड, तो ये तीनों सही है। ये जो आपका गलत है, आइसो हेल्स जो है आर्द्रता नहीं होगा, इसे होता है सूर्य का रोशनी, ठीक है। जहाँ जहाँ सूर्य का रोशनी समान दृष्टिकोण से पड़ता है उसको आइसो हेल्स बोलते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है रिक्त घाटी में स्थित नदी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। और एक और चीज़ पूछा जाता है इसके बारे में कि नर्मदा और ताप्ती की जो है आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। आगे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका जो मैच द कॉलम इसको मिलाना है, ठीक है, तो मिला देते हैं, चलिए। ठीक है, जैसे प्राकृतिक तटबंध के बारे में, तो प्राकृतिक तटबंध क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा, ठीक है। प्राकृतिक तटबंध हो गया नदी। उसके बाद एस्कर जो हो जाएगा, इसका जो मिलान हो जाएगा आपका किससे, तो हिम नदी से हो जाएगा, ठीक है। एस्कर का हो जाएगा हिम नदी, ठीक है। उसके बाद जो है पैलजे का हो जाएगा आपका, पैलजे का क्या हो जाएगा, कार्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो है बरकान का हो जाएगा बातोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है लेकिन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें जो है आपका कह रहा है कि जो ऑप्शन नंबर 2 केवल जो है सही है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रैबो ने इथियोपिया में भारी वर्षा को कारण बताते हुए नाइल में बाढ़ का जो है सही व्याख्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अंतिम कारणों के उद्देश्यवादी प्रत्यय को अस्वीकार कर इस पर बल दिया कि काला अनुसार पूर्ववर्ती क्रम में स्पष्टीकरण ढूंढना आवश्यक है, ऐसा करते हुए उसने लिनाउस तथा लेबनित्ज का विरोध करते किया, परंतु ह्यूम तथा गोएथ के प्रत्ययों का समर्थन किया तथा उनका विस्तारण किया, तो क्या हो जाएगा, बेरेनियस हो जाएगा। हालांकि दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम पॉइंट, देखिए आप सेट भी मारिएगा तो आपको पता होगा कि हर क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ क्वेश्चन आप पेपर भी देने जाएगा तो थोड़ा अजीब होगा, ठीक है, तो डाला ही जाता है कि आप सब क्वेश्चन सब पूरा पूरा आंसर ना मार ले, ठीक है। थोड़ा अजीब क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट कम है और दिमाग ज़्यादा खाता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन आपको बनाना है, क्योंकि बनाइएगा तभी आपको जो है आइडिया लगेगा बड़ा बड़ा क्वेश्चन का भी टैकल करने का। आगे कह रहा है कि जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है सही है, एक क्षेत्र जो हिम नदित नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आपका भी आकार की घाटियाँ प्रदर्शित कर सकता है। हिमनदित नहीं होने का मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे जो बर्फ वगैरह नहीं जमा है उसके बारे में बोल रहा है। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। और कुछ बात बता देता हूँ उसके बारे में, ध्यान रखिएगा। कांग्रेस के बारे में मोटा मोटी इतना चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना 1885 में कहाँ हुई थी, तो महाराष्ट्र में हुई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी एकमात्र बेलगांव अधिवेशन में जो है इसकी अध्यक्षता की तो 1924 में। जवाहरलाल नेहरू जी है 3 बार जो है इनका अध्यक्षता किए थे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो है इसके क्या कहते हैं ज़्यादा दिन तक जो है अध्यक्ष रहने वाले कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे, और सबसे कम उम्र में भी बने थे सुभाष चंद्र बोस। लगातार जो है 2 अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, हरिपुरा और त्रिपुरी में। हालांकि त्रिपुरी में जो है कांग्रेस का जो है अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बाद जो है बीच में ही छोड़ के चले गए और अपना जो है पार्टी बना ली थे फॉरवर्ड ब्लॉक का। पहली महिला जो पूछा जाए तो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थी तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। आगे कह रहा है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो ध्यान रखिएगा लाला हरदयाल थे। सैन फ्रांसिस्को में 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना किए थे। इसी के बारे में जो है ऐसा है, मतलब इन्हीं को जो है साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण लाठी खा के जो है मृत्यु हो गया था। आगे कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा हंटर कमेटी, ठीक है, हंटर कमीशन। देखिए हुआ क्या था, मैं थोड़ा बहुत कहानी बता देता हूँ। और रोली टेक टेक कानून आया था जिसको बिना वकील बिना अपील और बिना दलील का कानून बोला जाता है, ठीक है। उसी के जो है कानून के तहत जो सैफुद्दीन किजलू और जो है सतपाल का जो है गिरफ्तारी हुआ था। तो भारत का जनता जो इसका विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो इकट्ठा हुई थी, इसका खबर जो है भारतीय कुछ मुखबिरी ने दे दिया जनरल डायर को, और उसको जो है जानकारी पाते उसने गोली चलवा दिया था, ठीक है।
तो यही है। बाकी जो है जब मृत्यु बहुत ज़्यादा हो गया तो इस पे जो है पूरे इंडिया में आक्रोश फैला था। तो अंग्रेज बोलता है ठीक है हम इसके लिए जाँच बैठाते हैं, जो पकड़ा जाएगा उसको सज़ा दिया जाएगा। हालाँकि उसका खुद का आदमी किया तो क्या पकड़ेगा, क्या सज़ा देगा? तो उसी के लिए हंटर कमीशन का जो है गठन किया था। आगे कह रहा है कि गांधी-इरविन समझौता कब हुआ था? बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा 1931 ईस्वी में 5 मार्च को। आगे कह रहा है कि सर टॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? तो कौन हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नील विद्रोह आरंभ हुआ था कहाँ पे? तो 1858 ईस्वी में, सॉरी 1859 ईस्वी में हुआ था नील विद्रोह। पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था। आगे कह रहा है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे, कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो ये हो जाएगा आपका दर्शन हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा साथियों, आप लोग जो है क्लास 9 10th का आप लोग का ऑलरेडी जो है सब कुछ करवा चुका हूँ। मोटा मोटी जो आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा आपका जो बीटीसी का सिलेबस है उसके हिसाब से। साथ ही साथ ज्योग्राफी मोटा मोटी जो आपका कंप्लीट हो चुका है। क्लास 9th कंप्लीट है, क्लास 10th जो आपका आधा कंप्लीट हो चुका है। क्लास 9th और 10th का पॉलिटी लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है। आप इकोनॉमिक्स भी क्लास 10th का आधा कंप्लीट हुआ, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्लास 9th का ज्योग्राफी में क्लास 6 का ज्योग्राफी जो है पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ। और जो है बहुत जल्दी जो आप लोग का एनसीईआरटी का जो है सारा जो है सिलेबस 6 to 8 में कंप्लीट करवा दूंगा। साथ ही साथ मैं प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि आप लोग जब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेट दिन भर में एक सेट मारिएगा तो आपके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आता रहेगा। लेकिन आप सिलेबस पहले पढ़िए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सेट तब ये सेट मारना जरूरी है, लेकिन आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है, पिछले बार की तरह भटकना नहीं है। साथ ही साथ बहुत सारे साथियों का जो है ये ऐसा था कि सर एनसीईआरटी का पूरा सेशन करवा दीजिए, तो एनसीईआरटी का सेशन मैं करवा दूंगा साथियों, लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए। कुछ बड़ा राशि नहीं मैं मांग रहा हूँ, बस 200-400 जो भी आप लोग का सपोर्ट होता है, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के कारण ही मैं अब वीडियो बना पाता हूँ। ठीक है, दिन भर में 3-4 वीडियो बना, और हालांकि 1-2 दिन से दोस्तों से व्यस्त था, इसके कारण जो है वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। बाकी आपका जो है फ़ोन पे या गूगल पे नंबर मैं कमेंट बॉक्स में दे दिया हूँ, ठीक है। आप जो है वहाँ पे जाके उस नंबर पे आपको कॉल नहीं कीजिएगा कृपया करके, तो क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो आप लोग के लिए काम करता रहता हूँ, मटेरियल वगैरह का जो है काम चलता रहता है। बाकी जितने भी साथी को नोट्स वगैरह की ज़रूरत हो, तो बहुत जल्दी आप लोग का नोट्स वगैरह पे काम हो रहा है, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग जो है आप परचेज कर सकते हैं, और एकदम मिनिमम प्राइस रहेगा। आप फोटोकॉपी करवाने जाइएगा तो उससे ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका एकदम रीजनेबल प्राइस रहेगा, एकदम सटीक सिलेबस के अनुसार आपको जो है बना के दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथी जुड़े रहिए, बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहिए, ठीक है। और ये मत सोचिएगा कि सर जो है पैसा पे उतर गया। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर रखना ही होता कोर्स का तो 800-900 रखते। इतना जो है रीजनेबल रखूँगा क्योंकि आपके लिए मैं वीडियो बना सकूँ, क्योंकि साथियों मुझे भी टेक्निकल टीम को पैसा वगैरह देना पड़ता है। आपको पता है कि इस दुनिया में फ्री में कौन काम करता है। अब दिन भर में जो 4-5 वीडियो अपलोड करेगा, एक वीडियो में 2-2.5 घंटा का समय लगता है, तो कुछ ना कुछ राशि नहीं देंगे तो कैसे काम करें? तो आपका पैसा आपको ही रिटर्न करके किस रूप में दे रहा हूँ, तो वीडियो और सेट प्रैक्टिस के रूप में, चाहे एनसीईआरटी का सिलेबस करवा के, ठीक है, सब कुछ करवा दूँगा। आप घबराइए नहीं, आप हम पे विश्वास रखिए। स्टेट जो हमारे साथ जुड़े थे उनको पता है हमारे बारे में कि 5 दिन में जब मैं सिलेबस ख़त्म करवा दिया हूँ, तो इसमें तो समय है, अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, तब तक मैं बहुत चीज़ खींच दूँगा। चलिए आगे कह रहा है कि फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 34 छूट गया है। कह रहा है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सातवाहन वंश का था, ठीक है। और ध्यान रखिएगा सातवाहन वंश का जो संस्थापक था सीमुख था, ठीक है। सीमुख जो इसका सातवाहन वंश का संस्थापक था। एक चीज़ जो है, जो ब्राह्मण को भूमि दान जो है देने का प्रथा जो है यहीं से शुरू हुआ था, कि ब्राह्मण को जो दान में जो है ये चीज़ दीजिए वो चीज़ दीजिए, जो ये प्रथा हुआ था सातवाहन वंश से ही शुरू हुआ था। चलिए आगे कह रहा है कि फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अजंता के प्राचीनतम चित्र का काल क्या है? तो ये हो जाएगा आपका पहली शताब्दी ईसा पूर्व। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में आपको डाउट वगैरह हो रहा हो, देखिए आपको बता देता हूँ, आज के बाद भूलिएगा नहीं। जैसे दूसरी शताब्दी बोल रहा है कि कोई चल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? 100 पार हो चुका है, 101 से लेकर 200 के बीच का घटना चल रहा है। जैसे अभी क्या चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रहा है, मतलब 2000 से लेकर 2099 तक का जो काल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 21वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम 2101 में घुसेंगे तो 22वीं शताब्दी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब जो है सूची 1 और सूची 2 को जो है मिलाना है, आइए मिला देते हैं।
घबराने की क्या बात है, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो है आपको पता ही होगा, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो मौर्य वंश के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है। ए का 2 हो जाएगा। और फाहियान जो है आपका, और फाहियान जो आपको पता होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, इसका मतलब गुप्त उस वंश था उस समय। और हुएनसांग जो था आपका पुष्यभूति वंश के जो है राजा के हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर रामचरित के लेखक थे, तो कौन हो जाएगा, भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हालांकि रामचरित के सिंपल पूछा जाता तो वाल्मीकि हो जाता, रामचरितमानस का। आगे कह रहा है कि अशोक के 14 शिलालेख पाए गए थे कहाँ पे, तो गिरनार में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुए युद्ध को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका खानवा का युद्ध, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि अकबरनामा का लेखक कौन था, तो हो जाएगा अबुल फजल। बहुत पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिए और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अकबरनामा का लेखक कौन है, तो अबुल फजल। आगे कह रहा है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या है, तो एक खैराती अस्पताल है। कहने का मतलब दार उल सफ़ा लिखा रहेगा ना, तो समझ जाइए कि वहाँ पे जो फ्री में जो है इलाज होता है, उसको क्या बोलते हैं, खैराती अस्पताल। खैरात देना नहीं कहता, खैरात में मिल गया इसको ये चीज़, मतलब फ्री में मिलता है। दारुल सफ़ा का मतलब क्या होता है, जो एक तरीके से फ्री जहाँ पे अस्पताल में इलाज हो उसको जो है दारुल सफ़ा बोलते हैं मुस्लिम में। आगे कह रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ठीक है। इसी में जो आपका चतुष्वर्ण का कल्पना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, इंद्र देवता का सबसे ज़्यादा वर्णन जो है ऋग्वेद में ही मिलता है। और गाय, उसके बाद जो है वरुण देवता, सोम देवता, ये सबका वर्णन भी जो आपको ऋग्वेद में ही देखने को सबसे पहले मिलता है। चलिए आगे कह रहा है कि अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, तो अब्दुल कादिर और बदायूनी ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने क्या किया था, रामायण का जो अनुवाद किया था। आगे कह रहा है कि चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है, तो 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। और इसी विवाद को सुलझाने के लिए जो है राजकुमार शुक्ल जो थे किसको बुलाया, तो गांधी जी को बुलाया था 1917 में। आगे कह रहा है कि नाबार्ड का प्रमुख कार्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा नाबार्ड का प्रमुख कार्य जो है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए व्यापारिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऋण प्रदान करना। और नाबार्ड का जो पूछ लिया जाता है कभी कभी जो है स्थापना कब हुआ था, तो 1982 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत मतलब फुल कंपटीशन जब हो, जब आगम कीमतें अस्थिर हो और बाह्य मितव्ययता न हो, तो उद्योग पूर्ति वक्र जो होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीमांत लागत वक्रों के ऊर्ध्वाधर योग से व्युत्पन्न होता है। आगे कह रहा है कि एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में एक फर्म का दीर्घकालीन संतुलन बनता है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के गिरते हुए खंड में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए, ठीक है। तो कौन कौन सा जो है इसका कथन जो है सही है, ठीक है। रोजगार के क्लासिकी जो है सिद्धांत है, देखिए रोजगार के क्लासिकी सिद्धांत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें कौन कौन सा कथन सही हो जाएगा, तो कथन नंबर आपका जो है 1 कह रहा है कि क्लासिकी सिद्धांत जो है पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो पॉइंट है कह रहा है कि पूर्ण रोजगार का क्लासिकी संस्करण मौसमी बेरोजगारी व संघर्ष जनित बेकारी से संगत है, ये भी सही है। आगे कह रहा है कि क्लासिकी अर्थशास्त्र ने बेरोजगारी स्तर को घटाने के लिए मजदूरी में कटौती की वकालत की थी, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक देश के भुगतान संतुलन का घाटा निर्दिष्ट करता किसको, तो ये हो जाएगा वित्त निभाव प्राप्तियों और वित्त निभाव भुगतानों के बीच अंतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत भूमि सुधार कार्यक्रम का हिस्सा नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कौन कह रहा है कि भारत भूमि सुधार का जो है आपका हिस्सा नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कृषि ज्योति कर, कृषि ज्योत कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। इस मत के प्रस्तोता अर्थशास्त्री का नाम क्या था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रिकार्डो था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घरेलू उपभोक्ताओं की मांग अनंत रूप से लोचदार हो, लोचदार का मतलब तो फ्लेक्सिबल होता है, और विदेशी उत्पादक की आपूर्ति पूर्णतः बेलोचदार हो,
तो पूरा जो है प्रशुल्क होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विदेशी उत्पादक द्वारा अदा किया जाएगा। आगे कह रहा है कि वित्त विधेयक वह विधेयक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरकार की करों आदि के द्वारा जुटाई गई धनराशि का उपयोग करने का जो है प्राधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिकरणों में से कौन सा एक भारत में राष्ट्रीय आय के अभिकलन के लिए उत्तरदायी है? तो आपको पता होना चाहिए, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अब बी हो जाएगा, ठीक है। CSO इसको बोलते हैं, CSO, ठीक है। इसका मतलब होता है, फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्टैटिकल का मतलब आपने पढ़ा होगा, स्टैटिक नहीं पढ़ते थे 10th में 9th में, सांख्यिकी होता है, ठीक है। तो CSO जो है आपका, ठीक है, राष्ट्रीय लेवल पे जो है आय का जो है क्या करता है, तो कैलकुलेशन करता है, ठीक है। जितना भी इनकम होता है राष्ट्रीय लेवल का, उसका जो कैलकुलेशन कौन करता है, तो CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से किस एक को उसके समापन की निर्दिष्ट तिथि से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है, उसको जो है जिस तारीख को समाप्त होना था उससे पहले ही जो है समाप्त कर दिया गया था। आगे कह रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि क्या होना चाहिए, बताइए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे। आगे कह रहा है कि देश का भुगतान शेष संतुलन की अवस्था में तब होता है जब, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घरेलू मुद्रा की मांग उसकी आपूर्ति के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कारकों या वक्तव्य पर विचार जो है कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, ठीक है। 1 और 3 सही है। देखिए, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव मिलकर उपभोक्ता की वस्तु को जो अधिक मात्रा को खरीदने के लिए योग्यता और इच्छा में वृद्धि करते हैं, जिनकी कीमत में गिरावट आ गई है। और जो आपका तीसरा ऑप्शन क्या है, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा आपका हासमान सीमांत उपयोगिता का जो है नियम, इसको भी निर्दिष्ट करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं जो है कारक बाजार में एक क्रेताधिकार के अंतर्गत और उत्पाद बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की अवस्था को जो है द्योतन करती है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताइए। तो एक तो इसका आंसर आपका सही होगा, देखिए, सीमांत कारक लागत सीमांत आय उत्पादन के बराबर होता है। और दूसरा जो ऑप्शन होगा इसका, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 भी हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या कुल मिलाकर 2 और 3 दोनों इसका आंसर था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए साथी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हर सेट में 2, 4, 5 क्वेश्चन जो आपका उटपटांग रहेगा, आप उसको देख के एकदम अचानक से घबराइएगा नहीं कि सर सेट बहुत हार्ड है। आप बनाते जाइए, कंटिन्यू सेट बनाते जाइए। एक दिन ऐसा समय आएगा कि हर क्वेश्चन आपको जो देख से आँख से गुजरा रहेगा और एग्जाम में बैठेगा तो बहुत आपको मज़ा आएगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट इसलिए करवाया जाता है कि आपको जो है आदत हो जाए धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के अनुसार उद्यमकर्ता आर्थिक लाभ इसलिए कमाता है क्योंकि, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह जो है नव प्रवर्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पत्रकारों की आय पर विचार कीजिए, निम्नलिखित प्रकारों की आय पर विचार कीजिए, ठीक है। अवरोही क्रम में उनके परिणामों का सही जो है अनुक्रम क्या होगा, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय आय। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका निजी आय। फिर हो जाएगा आपका जो है व्यक्तिगत आय। फिर हो जाएगा आपका क्या, प्रयोज्य आय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किन्स के अनुसार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है। देखिए, किन्स क्या था, एक अर्थशास्त्री था, तो उसके अनुसार जो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होता है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कभी भी इकाई से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, आपूर्ति की ओर से बिग जो है पशु सिद्धांत के पक्ष में तर्क जुड़ा हुआ रहता है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा। 2 क्या कह रहा है कि बाह्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ, आपका जो है 3 कह रहा है कि अविभाज्यताओं के कल्पित अस्तित्व के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अर्थ जो है अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना, नाम से ही पता चला विकास नियोजन, ठीक है। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक जो समृद्धि और विकास की अवस्था को सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
आभास लगान कब उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अल्पकाल में उत्पन्न जो होता है। आगे कह रहा है कि अल्पकाल का मतलब होता है कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब एसी गिरता है तो एमसी क्या हो जाएगा? जब एसी गिरती है तो एमसी भी गिरती है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्राफ इस तरीके से होता है, देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, तो ये हो जाता है आपका इस तरीके से ग्राफ हो जाता है, ये इस तरीके से ग्राफ हो जाता है, ठीक है। ये आपका एमसी का ग्राफ होता है और ये आपका एसी का ग्राफ होता है, ठीक है। देखिए ये भी गिर रहा है तो ये भी गिर रहा है, ठीक है ना, तो दोनों का नेचर लगभग लगभग सेम ही रहता है। चलिए आगे करा कि न्यूनतम प्रयास विश्लेषण किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एच लिविंगस्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में जो अपना जो विचार दीजिए, तो ये हो जाएगा इसका सही जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋणात्मक आय प्रभाव धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। आगे करा कि रिकार्डो ने भविष्यवाणी की थी कि अर्थव्यवस्था अस्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी, क्योंकि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं शताब्दी के उदारवादी विचारक राज्य को मानते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर इसका जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 19वीं शताब्दी के जो उदारवादी विचारक राज्य को क्या मानते थे, तो ये जो हो जाएगा आपका इसको जो है राज्य को मानते थे कि ये जो है आपका क्या है, एक आवश्यक बुराई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निम्न में से कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गणतंत्रीय, संघीय और अध्यक्षात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दबाव समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दबाव समूहों का जो मुख्य उद्देश्य होता है, अपने सदस्यों के हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते रहते हैं और तथा संवैधानिक व असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपने सदस्यों के हितों को विकसित करना, ठीक है। इसके लिए उसको संविधान और असंवैधानिक दोनों काम करते रहते हैं। आगे कह रहा है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अनुच्छेद 108 के तहत जो है संसद जो है संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। हालांकि जो है जब लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर आ जाते हैं तो उसका अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो संबोधित कौन करेगा? तो ये हो जाएगा आपका अध्यक्ष जो है लोकसभा का, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि बुलाता कौन है, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का प्रधानमंत्री कौन बना था? आपको पता होना चाहिए, जो है मोरारजी देसाई 1977 के समय बने थे, ठीक है। हालांकि इनका जो है पूरा सरकार भी नहीं चल पाया था, 5 साल, 3 साल में ही गिर गया था। आगे कह रहा है कि राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है, तो राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो है मुख्य चुनाव अधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके देखरेख में जिले में पुलिस बल शांति और व्यवस्था कायम रखता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जिलाधीश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्य लेखा अधिकारी इनमें से किसके आय व्यय की जो है जांच नहीं करते हैं? तो मुख्य लेखा जो अधिकारी होते हैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार तथा सरकारी उपक्रमों के आय व्यय का जो है जांच करते हैं, तो किसका नहीं करते हैं? तो नगर निगम का नहीं करते हैं। अपना लेवल इतना भी नहीं नीचे गिरा लेगा तक कि वो नगर निगम और पंचायत तक चला जाए। आगे कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है नौकरशाही की विशेषता नहीं है? नौकरशाही का मतलब होता है ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी मतलब जो IAS IPS बन के आते हैं BPS वगैरह से, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन जो है नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अक्षमता। तो इसी के साथ साथियों आप लोग का ये पहला प्रैक्टिस सेट था और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ बहुत सारे साथियों का जो रिक्वेस्ट था कि सर NCERT का भी जो है करवाते रहिए सेट, NCERT का सेट चलता रहेगा, लेकिन साथियों आप लोग का सहयोग जरूरी है। जो ही राशि छोटा मोटा राशि आप सहयोग कर सकते हैं, 200 रुपया, 100 रुपया, 300 रुपया, 500 रुपया, जो जिनका जैसा जो है सिचुएशन है आप जो है भेज सकते हैं, क्योंकि NCERT का सेशन चलाने के लिए आपको पता ही होगा थोड़ा दिक्कत होता है। बाकी जो है आप लोग का मैं प्रैक्टिस सेट करवा ही रहा हूँ और 6 to 8 में मैं NCERT का करवाने का ही टारगेट लिया हूँ, और फिर उसके बाद जैसे ही MCQ आएगा तो MCQ जो है प्रैक्टिस सेट का करवाऊँगा। हालांकि मैं प्रैक्टिस सेट करवा भी रहा हूँ, आप इसको भी देखते जरूर जाइएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है साथी, तो चलिए लेते हैं विदा।
और जो अगर आप करना चाहते हैं कोई फ़ोनपे या गूगल पे, तो आपका जो कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है, दे दिया जाएगा। बाकी आपका अबाउट सेक्शन में भी नंबर दिया रहेगा। जो ही राशि आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप हेल्प कर सकते हैं, बस इसलिए कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ, ताकि एक दिन में 4-5 वीडियो बनाना तभी संभव है जब आप लोग का भी सपोर्ट रहे। ठीक है साथी, तो चलिए दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।